नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है। मैं स्वागत करता हूं अपने सभी दोस्तों का। आज हम बात करने वाले हिंदी के प्रश्नों के बारे में। हिंदी के स्वर और व्यंजन कहाँ से उत्पन्न होते हैं, जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धन्य। ये ऐसे ऐसे व्यंजन या स्वर हैं जो कहाँ जिस स्थान से मुंह से निकलते हैं, वो स्थान कौन कौन सा है, हम आज इसके बारे में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है दोस्तों वर्ण विचार व उच्चारण स्थान। तो दोस्तों चलो देखते हैं, आपको पता है इनके बारे में तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो दोस्तों देखते रहिएगा। दोस्तों वर्ण विचार व उच्चारण स्थान इस टॉपिक से हम बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या होता है? वर्ण होता है। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया स्वर हो गया, एक हो गया व्यंजन। स्वर भी दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे दिया गया है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? पहला हो गया मात्रा के आधार पर, दूसरा हो गया जिह्वा के आधार पर, तीसरा हो गया नासिका के भाग के आधार पर। मतलब जो हम नाक से ये पंचमाक्षर होते हैं, इनको भी हम ये नाक के आधार पर हो गए। और दोस्तों अगला क्या है? ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। ओठों के स्थिति मतलब जब हम बोलते हैं कोई भी बात बिना ओठ लगाए या बिना लगाए भी, और कुछ शब्द होते हैं जिनमें लगाना ही पड़ता है। अगला दोस्तों है जिह्वा के उठने के आधार पर। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों मात्रा के आधार पर। दोस्तों पहले हम देखते हैं मात्रा के आधार पर कैसे हैं। मात्रा दोस्तों तीन प्रकार के स्वर होते हैं। पहला हो गया हास्य स्वर, दूसरा हो गया दोस्तों दीर्घ स्वर, तीसरा हो गया दोस्तों प्लीत स्वर। इसमें दोस्तों हास्य स्वर में क्या आता है? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और फिर री, इसे ऋषि वाला री आता है। ये चार दोस्तों आते हैं हास्य स्वर में। दीर्घ स्वर में आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ और आ दोस्तों ये डॉक्टरा वाला आ, ये दोस्तों है, ये आगत शब्द है। ये दोस्तों डॉक्टरा वाले में जो आ निकलता है ना, वही आगत शब्द यहाँ पे दिया गया है। ये हो गया दोस्तों दीर्घ स्वर। और प्लीत स्वर देख लेते हैं, जैसे ओ हो गया, हे हो गया, अरे हो गया, भ्यो होगा। जैसे दोस्तों हम कोई चीज़ बोलते हैं ना, ओम, अरे, या हे भगवान, भो, ऐसे दोस्तों लंबी, जब भी लंबी आवाज़ निकालना होता है, देर तक निकालना होता है, तो हम प्लीत स्वर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों देखते हैं जिह्वा के आधार पर। दोस्तों जिह्वा के आधार पर दोस्तों अग्रस्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया और पश्च स्वर। तीन प्रकार के जिह्वा के आधार पर स्वर होते हैं दोस्तों। अग्रस्वर में आता है छोटी ई, बड़ी ई और ए और आए, ये अग्रस्वर हो गए दोस्तों जिह्वा के आधार पर। मध्य स्वर में केवल छोटा आ आता है दोस्तों। पश्च स्वर में दोस्तों आता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ, आओ और आ, आगत ध्वनि। अभी जो हमने बताया दोस्तों आ, ये डॉक्टरा वाली आ, ये इसमें भी पश्च स्वर में है और इसमें भी था दोस्तों, दीर्घ स्वर में भी था। तो आप कंफ्यूज मत होना कि जहां पर जिसके जौन हिसाब से पूछे आप उसी को आंसर दीजिएगा दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों नासिका के भाग के आधार पर। यहाँ पे दो होते हैं दोस्तों स्वर होते हैं, एक निरनासिक होता है, एक अनुनासिक होता है। तो दोस्तों निरनासिक में आते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छुटाऊ, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ। यहाँ पे दोस्तों ये इतने दोस्तों निरनासिक में आते हैं। अनुनासिक स्वर में आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आंग, आ और आ वाला, ये दोस्तों ऐसे है और ऐसे दोस्तों ये आ और आ, डॉक्टरा वाली ध्वनि भी, और ई और बड़ी ई, इसमें भी दोस्तों ऐसे वाला है। और छुटाऊ, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ। यहाँ पे दोस्तों जो है अनुनासिक में है, ऐसा है समझ लीजिए, ये वाला और या फिर ये दोनों दिए होंगे, चंद्रबिंदु या फिर केवल चांद, दोनों दिए होंगे, उन्हें अनुनासिक दोस्तों कहते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं, अब दोस्तों आगे
अगला दोस्तों है हमारा ओष्ठ के स्थिति के आधार पर स्वर। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर दोस्तों स्वर हमारा देखिए कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। तो दोस्तों वृत्तमुखी में जब हम कोई भी स्वर उच्चारण करते हैं तो हमारे होंठ जब गोल होते हैं तब वो वृत्तमुखी होता है। जैसे दोस्तों ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ, इनको दोस्तों बोल कर देखिए आपके होंठ जो है गोल होकर ही आवाज निकालेंगे। जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ये दोस्तों होंठ हमारे गोल हो जाते हैं इन्हें बोलने में, तो इनको दोस्तों वृत्तमुखी कहते हैं। आवृत्तमुखी में दोस्तों होंठ तो खुलते हैं मगर पूरी तरह से दोस्तों गोल नहीं होते हैं, कुछ इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से होंठ हमारे रहते हैं, इस प्रकार से पूरे गोल दोस्तों नहीं होते। जैसे आ हो, छोटा आ हो गया, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आए। यहाँ दोस्तों होंठ तो खुलते हैं पूरे लेकिन पूरी तरह से गोल नहीं होते हैं, ये आवृत्तमुखी हैं, यानी आधे हमारे होंठ गोल होते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? चलते हैं दोस्तों अगले अपने टाइप की ओर। ये रहा दोस्तों अगला टाइप, जिह्वा के उठने के आधार पर। जिह्वा के उठने के आधार पर मतलब जिह्वा आगे से उठ रही है, बीच से या पीछे से उठ रही है। यहाँ पे दोस्तों जिह्वा के उठने के आधार पर 4 प्रकार के स्वर होते हैं, संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविव्रत या विव्रत। दोस्तों संवृत में आता है छोटी ई, बड़ी, छुटाऊ और बड़ाऊ, ये 4 दोस्तों आते हैं संवृत में। अर्धसंवृत में दोस्तों ए और ओ आते हैं, सॉरी दोस्तों ए और ओ आते हैं। अर्धविव्रत में दोस्तों ए आए है दोस्तों, आए और छोटा आ और आओ और आ, डॉक्टरा वाली ध्वनि दोस्तों। फिर ये दोस्तों अर्धविव्रत है। और विव्रत में दोस्तों केवल बड़ा आ आता है, बड़ा आ, ये दोस्तों विव्रत है। तो दोस्तों ये जिह्वा के उठने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के हो गए हैं। आगे दोस्तों देखते हैं क्या है। ये दोस्तों स्वर हमारे 5 प्रकार के होते हैं यहाँ। अब हम सभी बता दें आप दोस्तों, हम व्यंजन के बारे में बताएंगे, सभी व्यंजनों के बारे में बताएंगे। व्यंजन दोस्तों उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े। व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। तो दोस्तों हम व्यंजन जानेंगे। अब व्यंजन कौन क्या होते हैं दोस्तों, व्यंजन जानते हैं। देखिए यहाँ पे जिह्वा द्वारा विविध प्रयत्न, ये दोस्तों व्यंजन है। एक है दोस्तों, पहला है उच्छिप्त, उच्छिप्त है दोस्तों, पार्श्विक है दोस्तों, फिर अंतस्थ है, फिर प्रकंपित है, फिर आगे है स्पर्श दोस्तों व्यंजन, फिर नासिक की व्यंजन, अनुनासिक है, फिर दोस्तों संघर्षी ऊष्म ध्वनियाँ। तो दोस्तों एक एक करके हम सभी को बताएंगे। पहले है उच्छिप्त में क्या आता है, डा आता है और हाथ ढा आता है, डा और ढा, ये दोस्तों डा हो गया और ये ढा हो गया, ये दोस्तों उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं। फिर दोस्तों पार्श्विक में ला दोस्तों पार्श्विक हो गया, ये हमारा दोस्तों पार्श्विक ध्वनि हो गया। अंतस्थ में दोस्तों अंतस्थ 4 होते हैं दोस्तों, या रा ला वा, ये दोस्तों अंतस्थ हो गए हमारे 4 व्यंजन, ये दोस्तों अंतस्थ हो गए, ये दोस्तों अंतस्थ हो गया। फिर उसके बाद प्रकंपित रा है, जब हम रा को बोलते हैं तो दोस्तों प्रकंपित हमारे गले से आवाज होकर और वाइब्रेशन टाइप में होता है, प्रकंपित होता है, तो ये दोस्तों रा हो गया प्रकंपित। अगला दोस्तों स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन दोस्तों 25 होते हैं, का से माँ तक, का से माँ तक, का से माँ तक दोस्तों स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगला दोस्तों है नासिक के व्यंजन, क्या होते हैं, नासिक की हर पंचमा अक्षर, हर पंचमा अक्षर नासिक होता है। जैसे का, खा, गा, गा, या 5वां अक्षर जो हो गया चा, छा, जा, जा, या और टा, ठा, डा, डा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना,
तो ये जैसे हो गया दोस्तों, ये हो गया। फिर उसके बाद ये अक्षर पंचमा अक्षर फिर ड़ा हो गया, फिर ना हो गया, फिर ये दोस्तों माँ हो गया। ये दोस्तों पांचवा अक्षर है, ये 5 अक्षर होते हैं। अगला दोस्तों देखिए क्या है, अनुनासिक। अनुनासिक दोस्तों क्या होता है, ये वाला अनुनासिक होता है, अनुनासिक। फिर है संघर्ष ऊष्म ध्वनियाँ, संघर्षी या ऊष्म ध्वनियाँ। जिस प्रकार दोस्तों अंतस्थ में या रा लावा थे, उसी प्रकार संघर्ष या ऊष्म ध्वनियाँ में आते हैं दोस्तों सा आते हैं सभी प्रकार के। ये वाले दोस्तों सा आ गए, और फिर आखिरी में हा भी आ जाता है दोस्तों। ये हो गया संघर्षी या ऊष्म ध्वनियाँ, ये हो गए दोस्तों। अगला दोस्तों देखते हैं अयोगवाह। अयोगवाह और अनुस्वार। अयोगवाह और अनुस्वार में क्या अंतर होता है? अयोगवाह में दोस्तों, अयोगवाह में दोस्तों 2 आते हैं, विसर्ग आता है और अनुस्वार। विसर्ग मतलब जैसे कोई है निश्चल, निश्चल है तो इसको दोस्तों हम तोड़ेंगे तो नी धन चल बनेगा, नी धन चल। तो ये दोस्तों विसर्ग हो गया। और ये अनुस्वार है, जैसे कोई हम लिखेंगे अंगद, तो यहाँ पे दोस्तों ये अनुस्वार हो गया। अल्प प्राण क्या होता है दोस्तों, जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ड, पहला तीसरा पांचवा वर्ड अल्प प्राण होता है। जैसे दोस्तों हम यहाँ लिख रहा हूँ का, खा, गा, घा, या। ये दोस्तों हो गया, तो पहला हो गया और तीसरा हो गया और पांचवा अक्षर, ये दोस्तों हो गए अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा ये दोस्तों हो गया महाप्राण, ये महाप्राण। ये दोस्तों महाप्राण हो गए। और यहाँ पे दोस्तों कुछ और भी दिए हैं, जैसे यहाँ पे दोस्तों और दिखा रहा हूँ आपको, डा या रा ला वा, ये दोस्तों अल्प प्राण में आते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगला है आधा ना और हा, आधा मा और हा, आधा ला और हा, ये दोस्तों ऊष्म व्यंजन है और महाप्राण में आते हैं दोस्तों। आते हैं अगले टाइप की तरफ। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर दोस्तों व्यंजन हमको बताना है। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सघोष, एक होता है अघोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ड सघोष होता है। तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा ये सघोष होता है दोस्तों। और अघोष होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा अघोष होता है। तो दोस्तों याद इनको कैसे करना है, तो दोस्तों देखिए अघोष मतलब आ निकल रहा है तो आगे आगे जो आते हैं उन्हें अघोष कहते हैं। पहले और दूसरे स्थान पर जो आएंगे उन्हें अघोष कहते हैं, आ से आगे जो आते हैं। और सघोष, सघोष मतलब जो पीछे आते हैं या प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा सघोष होते हैं। यहाँ पे दोस्तों और भी कुछ दिए हैं, जैसे डा, ढा, जा, या, रा, ला, वा तथा सभी स्वर, सभी स्वर भी सघोष होते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है आपको। और अघोष में दोस्तों देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा, पहला और दूसरा दोस्तों, पा नहीं दोस्तों, फा है, सा है और सा ये भी होते हैं, पा भी होगा दोस्तों। ये हो गया अघोष। उम्मीद करता हूँ ये आपको स्वर और व्यंजन जितने प्रकार के होते हैं अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में तो आप दोबारा देखिए, अपने नोट्स भी बना लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले टाइप की ओर। यहाँ पे दोस्तों है भाषा क्या होता है। भाषा स्वयं एक ऐसा, एक सेकंड दोस्तों, भाषा स्वयं में एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अपने भावों या विचारों को कभी लिखकर या कभी बोलकर दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भावों या विचारों को स्वयं जानने का प्रयत्न करते हैं, भाषा कहलाता है दोस्तों।
अगला दोस्तों पॉइंट क्या है, हिंदी भाषा व देवनागरी लिपि का एक घनिष्ठतम संबंध है। भाषा के मौखिक या उच्चारित रूप को स्थायित्व देने हेतु लिपि अपने आप में एक समर्थ साधन है। ये दोस्तों भाषा के बारे में और आगे है, प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं। मतलब प्रत्येक एक निश्चित ध्वनि के लिए एक वर्ण या लिपि का निर्माण हुआ है दोस्तों। वास्तव में लिपि ध्वनियों को लिखकर भाषा को प्रकट करने का एक ढंग है। अगला दोस्तों देखते हैं, संसार में विभिन्न भाषाओं की विभिन्न लिपियां प्रचलित हैं। हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आपसे पूछेगा देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, किसी लिपि से हो, तो आप कहेंगे ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा के स्थायित्व की दृष्टि से अत्यंत परिमार्जित, परिष्कृत तथा वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि का प्रयोग बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। हम लोग जब भी कोई शब्द लिखते हैं तो इधर ऐसे लिखते हैं ना, इधर से थोड़ी ही लिखने लगते हैं, इधर से जाएंगे, फिर इधर से जाएंगे, ऐसे फिर आ जाएंगे इधर, ऐसे लिखते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों क्या है, वर्ण व अक्षर क्या होते हैं दोस्तों। वर्ण क्या या अक्षर, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको अन्य खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके पुनः दो भाग ना हो सके वर्ण कहते हैं। जैसे दोस्तों ये सबसे छोटा वर्ण होता है, कोई भी वर्ण ले लीजिए, जैसे छोटा आ हो गया, अब इसको हम तोड़ नहीं सकते। अब यहीं पे दोस्तों हम अगर जो हम कोई शब्द ले लें, जैसे आगमन ले लें हम, आगमन, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों केवल आ ले लें तो इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। ये हो गया दोस्तों सब वर्ण या अक्षर हो गया। अगला दोस्तों देखते हैं, हिंदी की वर्ण ध्वनिया उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों वर्णमाला किसे कहते हैं, हिंदी की वर्ण ध्वनिया के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, या फिर शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहेंगे। दोस्तों वर्ण ध्वनियों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहेंगे, शब्द नहीं दोस्तों, वर्ण होगा। किसी भी भाषा के वर्णों का वह समूह जिनसे शब्द भाषा का निर्माण किया जाता है वर्णमाला कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में अनेक मतों की दृष्टि से 44 या 48, 49, 52, 54 वर्ण स्वीकार किए गए हैं। अतः इनका यहाँ अलग अलग विभाजन प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आगे दोस्तों देखते हैं, 44 वर्णों का विभाजन, तो जिसमें 44 अगर वर्ण मानते हैं हम, तो उसमें दोस्तों स्वर होंगे 11, स्पर्श व्यंजन या व्यंजन वर्ण होंगे 25, अंतस्थ व्यंजन होंगे दोस्तों 4, ऊष्म होंगे 4। टोटल दोस्तों हमारे 44 हो जाएंगे अगर जो हम 44 वर्णों का विभाजन करेंगे। ऐसे ही दोस्तों अगर जो हम 48 वर्णों का विभाजन करेंगे तो स्वर हो जाएंगे हमारे 11, व्यंजन वर्ण हो जाएंगे या स्पर्श व्यंजन 25 हो जाएंगे, या अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4। तो टोटल दोस्तों 48 हो गए। अब 49 वर्णों का विभाजन हम देख लेते हैं। 49 वर्णों का विभाजन किस प्रकार करेंगे, स्वर्ण वर्ण। स्वर में दोस्तों 11 स्वर मुख्य होते हैं, एक ध्वनि और जोड़ देंगे आगत ध्वनि, जिसको हम डाक्टरा में निकलती जो आ ध्वनि, उसे हम जोड़ देते हैं। व्यंजन वर्ण स्पर्श जो 25 दोस्तों होते हैं, ठीक। अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म 4, संयुक्त व्यंजन 4। टोटल दोस्तों 49 हो गए। ये दोस्तों विभिन्न प्रकार के यहाँ पे व्यंजन दिए गए हैं। 44 हम लेंगे या 48 लेंगे तो किस प्रकार से कितने कितने स्वर आएंगे दोस्तों या व्यंजन आएंगे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ये रहा दोस्तों आखिरी है यहाँ पे चौथा जो है, 52 वर्णों पर हम किस प्रकार से विभाजित करते हैं। दोस्तों स्वर वर्ण हो गए 11 और एक और हो गया आगत ध्वनि, 12 हो गए दोस्तों। व्यंजन वर्ण
या स्पर्श व्यंजन 25 हो गए दोस्तों। अंतस्थ 4 हो गए, ऊष्म 4 हो गए, संयुक्त 4 हो गए, अनुनासिक 1 हो गया दोस्तों, चंद्रबिंदु और 1 अनुस्वार, ये दोस्तों हो गया ये दोस्तों। अब विसर्ग हो गए, आह हो गया दोस्तों। ये टोटल दोस्तों 52 हो गए। आते हैं दोस्तों अयोगवाह, देखते हैं क्या होता है। अयोगवाह अनुस्वार व विसर्ग अयोगवाह वर्ण है। जैसे दोस्तों अंग और आह, अंग और आह दोस्तों ये दोनों है अयोगवाह। अंग प्लस योग प्लस वाह, अर्थात जो स्वर व्यंजन के अंतर्गत नहीं गिने जाते लेकिन स्वर व्यंजन से अलग होकर के भी नहीं चलते, वे स्वर या व्यंजन दोनों द्वारा ढोए जाते हैं। जैसे टिप्पणी कहीं कहीं अनुस्वार, अनुनासिक व विसर्ग, इन तीनों का प्रयोग स्वर के रूप में किया जाता है। आगे दोस्तों क्या है, डॉक्टर कपिल द्विवेदी ने स्वर व्यंजन व आगत ध्वनियों की द्विगुण व्यंजन, द्विगुण जैसे दोस्तों ढा और डा को मिलाकर 54 ध्वनियां स्वीकार की हैं। डॉक्टर कपिल द्विवेदी के अनुसार 54 ध्वनियां दोस्तों हैं। संपूर्ण हिंदी वर्णमाला को मुख्यतः 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक दोस्तों स्वर वर्ण है, दूसरा व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्ण में दोस्तों क्या कह रहा है, वे वर्ण ध्वनियां जिनके उच्चारण में किसी की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं दोस्तों। हिंदी के 11 स्वरों का वर्ण यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। छोटा आ, बड़ा, छुटी, बड़ी, छुटाओ, बढ़ाओ, फिर ऋण, ए, आए, ओ, आओ, ये दोस्तों हमारे टोटल 11 हो गए, स्वर हो गया। यहाँ 11 स्वरों का संबंध से धातु बात यह है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी 11 स्वरों में री को स्वीकार नहीं किया है। ये दोस्तों जो री होता है इसे स्वीकार नहीं किया गया है। आ ध्वनि को स्वीकार करते हैं तथा सामान्यतः वे 10 ही स्वर स्वीकार करते हैं। आधार हिंदी भाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार इनके 10 ही स्वर होते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं स्वर क्या होता है। स्वर मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, हास्य और दीर्घ। ये तो दोस्तों हम बता ही चुके हैं लेकिन फिर भी आपको बताएंगे। हिंदी में आ, ई, छोटा ऊ और री हास्य स्वर हैं, बड़े स्वर हैं। अब दीर्घ स्वर हैं जो हिंदी में आ, बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ओ है, ए, आए, ओ, आओ, दीर्घ स्वर हैं। हास्य मतलब दोस्तों छोटा, ये एक, और दीर्घ मतलब दोस्तों बड़ा। जिन्हें बोलने में कम आवाज़ निकलती है उन्हें हास्य कहते हैं। जिन्हें बोलने में ज़्यादा आवाज़ या ज़्यादा मतलब मुंह खोलना पड़ता है उन्हें दीर्घ कहते हैं। दोस्तों अगला क्या है टाइप, जिह्वा के भाग के आधार पर दोस्तों स्वर हम बता भी चुके हैं लेकिन फिर से आपको बताएंगे। कुछ स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, कुछ में मध्य का भाग, कुछ में पश्च का भाग। तो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र में आते हैं छोटी ई, बड़ी ए और आए। मध्य में दोस्तों छोटा आ आता है और पश्च में दोस्तों छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और आ और बड़ा आ, ये दोस्तों पश्च में आते हैं। तीसरा दोस्तों क्या है टाइप, हवा के नाक और मुंह के रास्ते निकलने वाले आधार पर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें मौखिक या निरुनासिक के स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, और फिर ये वाला आ, आगत आ, फिर छोटी ई, बड़ी, और छुटाओ, बढ़ाओ, ए, आए, ओ, आओ, ऐसे स्वर हैं जिनके स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है। मुंह से तो निकलती ही है लेकिन नाक से भी निकलती है। दोस्तों बोलकर देखिए। उन्हें दोस्तों अनुनासिक स्वर कहते हैं। उपयुक्त स्वरों के अनुसार रूप अंग आ, ई, आए, ऊ, आओ, ए, आए, ओ, आओ, आ के अनुसार रूप का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। अगला दोस्तों है ओष्ठों की स्थिति के आधार पर कुछ स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं। इस आधार पर 2 भेद होते हैं दोस्तों। वृत्तमुखी में ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और आओ।
ये दोस्तों व्रतमुखी स्वर हो गया। व्रतमुखी जो जिसमें होंठ आधे ही गोल हो पाते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, ई और बड़ी ई, ए, आए। अगला दोस्तों है जिह्वे के उठने के आधार पर जीभ के उठने से मुख विवर संकरा हो जाता है, इसलिए जब जीभ बहुत ऊपर उठ जाती है तो उसे संवृत तथा बहुत नीचे होती तो उसे विव्रत कहते हैं। बीच में अर्ध संवृत भी होते हैं। हिंदी स्वरों के आधार इस प्रकार निम्नांकित भेद है दोस्तों। संवृत में छोटी ई, बड़ी, चुटाऊ और बड़ाऊ। अर्ध संवृत में ए और आए। अर्ध विव्रत में दोस्तों ए बड़ा आए है दोस्तों और छोटा आ, आओ और आ आगत शब्द। विव्रत दोस्तों है बड़ा आ। आगे दोस्तों देखते हैं प्रकृति के आधार पर स्वर। प्रकृति के आधार पर मूल और संयुक्त दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। मूल स्वर में जीभ एक स्थान पर होती है। हिंदी में आ, छोटा आ, बड़ा आ और आगत वाला आ, ई और बड़ी ऊ, बड़ाऊ ए, आए मूल स्वर हैं। धातव्य मुख्यतः छोटा आ, बड़ा ऊ, री, ये चार ही मूल स्वर माने जाते हैं। आगे दोस्तों संयुक्त स्वर क्या है दोस्तों? संयुक्त स्वर में जीभ एक स्वर के स्थान से दूसरे स्थान के ओर चलती है और इस चलने की स्थिति में उच्चारण हो जाता है। ये आओ पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में मूल स्वर में उच्चारित होते हैं, किंतु पूर्वी हिंदी क्षेत्र में संयुक्त रूप से में पूर्वी हिंदी प्रवेश में आए आ प्लस ए का संयुक्त रूप है और ओ आ प्लस ओ का संयुक्त रूप है। यहाँ पे दोस्तों दिखाया भी गया है। संवृत में दोस्तों अग्र और मध्य और पश्चिम में ये दोस्तों दिए गए हैं, यहाँ पे आप इन्हें देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों अनुस्वार क्या होता है? हिंदी में अनुस्वार एक नासिक व्यंजन है जिसे इस रूप में अंग की मात्रा के रूप में लिखा जाता है। प्रायः इसे स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया, जैसे अंक हो गया, अंगद हो गया, संकट या चंपा आदि। अनुस्वार शब्द का अर्थ है स्वर के बाद आने वाला। अतः यह शब्द के मध्य या अंत में ही आ सकता है, आदि में नहीं, मतलब प्रारंभ में नहीं आ सकता। इस ध्वनि की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता। इसका उच्चारण इसके आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है, अर्थात यह जिस व्यंजन के पहले आता है उसी व्यंजन के वर्ण की नासिक ध्वनि के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे अभी देखा आपने अंगद, अंगद था तो यहाँ पे दोस्तों पहले आया तो इसी के अनुसार ही यह उच्चारण कर रहा है। अगला दोस्तों क्या है? संस्कृत में व्यवस्था यह है कि अनुस्वार का स्वरूप उसके बाद आने वाले व्यंजन के अनुसार स्थिर होता है। उदाहरणतया दंत में अनुस्वारता से पूर्व आया है, इसलिए वहां तावर का पंचमा वर्ण न आएगा। दंड में ड़ा से पूर्व आने के कारण अनुस्वार ड़ा हो जाता है। हिंदी में अनुस्वार से संबंधित निम्नलिखित नियम प्रचलित हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों दंड था, यहाँ पे ये पंचमाक्षर हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों क्या था? दंत। यहाँ पे दोस्तों ना पंचमाक्षर हो गया। ये दोस्तों स्वर रहित पंचम व्यंजन के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखिए किया जाता है। उदाहरणतया गंगा की जगह पर गंगा लिखना मान्य है। काशी नगरी प्रचारणी सभा तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इसी रूप को लिखने की संस्तुति की है। अन्य उदाहरण देखिए दोस्तों, परंपरागत रूप हैं चंचल, दंड, अंगीकार या दंत। नए में जैसे ये पहले थे दोस्तों शब्द, अब ये क्या हो गया? चंचल हो गए, दंड हो गए हैं, अंगीकार हो गया है और दंत हो गया। ये दोस्तों नए रूप हो गए हैं। आगे पॉइंट दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है।
जिन शब्दों में पंचम व्यंजन के बाद कोई अन्य पंचम व्यंजन आता है या पंचम व्यंजन का द्वितीय आता है वहाँ अनुसार का प्रयोग नहीं होता। जैसे दोस्तों जन्म में ना के पश्चात माँ पंचम व्यंजन है, इसलिए इसका रूप जन्म ही होगा, जन्म नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका रूप दोस्तों जन्म ऐसे ही लिखा जाएगा। मतलब एक साथ दो अगर जो पंचम व्यंजन आते हैं तो वही रहेगा, इनका रूप बदला नहीं जाएगा दोस्तों। इसी भांति उन्नत को उन्नत नहीं लिखा जा सकता। इसी प्रकार निम्न वाक्य मर्मण और सम्मत या सम्मेलन आदि रूप इसी का प्रकार हैं। अनुनासिक दोस्तों देख लेते हैं क्या होता है। अनुनासिकता स्वरों का गुण है। स्वरों का उच्चारण करते समय वायु को केवल मुख से ही बाहर निकाला जाता है। जब वायु को मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकाला जाए तो सभी स्वर अनुनासिक हो जाते हैं। अनुनासिकता का हिंदी में चिन्ह चंद्रबिंदु केवल है दोस्तों, परंतु लेखन में कुछ स्वरों पर चंद्रबिंदु तथा कुछ स्वरों पर बिंदु लगाया जाता है। जहाँ सिरों रेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो वहाँ चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। अगर जैसे कोई सिंगल शब्द है तो यहाँ पे चंद्रबिंदु लगाएंगे। जहाँ सिरों रेखा के ऊपर कोई मात्रा प्रयुक्त होती वहाँ बिंदु और ये हंसिया भी लगा देते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे कौरवों यहाँ पे ऐसे कारवा, जैसे दोस्तों यहाँ पे है कारवा अब यहाँ पे दोस्तों ऐसे भी लगा देते हैं। ये दोस्तों यही बोल रहा है। आगे दोस्तों देखते हैं। विसर्ग का उच्चारण हा के समान होता है। जैसे मन स्थित अतः विसर्ग का प्रयोग केवल उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हैं। दोस्तों उदाहरण जैसे प्रायः, संभवतः, अतः। संस्कृत के दुख शब्द को अपने हिंदी में दुख लिखने की मान्यता मिल गई है। मतलब जैसे संस्कृत का ऐसे अगर जो दुख लिखा जाता था अब हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। अगला दोस्तों विशेष टिप्पणी क्या है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। मतलब दोनों ही, ना ही स्वर है और ना व्यंजन है, यह स्वरों के सहारे चलते हैं। इस संदर्भ में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का विचार है कि यह स्वर नहीं है और व्यंजन के समान ये स्वरों के पूर्व नहीं अपितु बाद में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए व्यंजन भी नहीं है। आपसे पूछेगा किसके अनुसार अंग और आ स्वर या व्यंजन नहीं है, तो आप आंसर करेंगे किशोरीदास वाजपेयी। अतः इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। स्वर और मात्राएं दोस्तों देख लेते हैं जल्दी से। देवनागरी लिपि में व्यंजनों के लिए उच्चारण निर्दिष्ट करने के हेतु उनके साथ स्वर जोड़े जाते हैं जिनकी मात्राएं निम्न प्रकार से लिखी जाती हैं। छोटा आ की दोस्तों कोई मात्रा नहीं होती। बड़ा आ की केवल एक डंडा होता है दोस्तों। छोटी ई की इधर से लगता है बाईं तरफ से, बड़ी ई की दोस्तों दाईं तरफ से लगता है। छोटा ऊ की दोस्तों इस प्रकार से मात्रा होती है। बड़ा ऊ की दोस्तों इस प्रकार से मात्रा होती है। आगे दोस्तों देखते हैं। ऋ की दोस्तों इस प्रकार से मात्रा होती है। एक ही है, इसके ऊपर एक मात्रा दोस्तों। आए में दोस्तों इसके ऊपर डंडे के ऊपर दो मात्राएं। आओ की दोस्तों ऊपर एक मात्रा है और नीचे भी एक डंडा दोस्तों। और आओ की दो मात्राएं हो जाएंगी दोस्तों। अंग और आह में दोस्तों ये अयोगवाह है। अंग की मात्रा दोस्तों केवल चंद्र बिंदु है। अयोगवाह में दोस्तों दो बिंदु हो जाते हैं। ये दोस्तों स्वर हैं और उनकी मात्राएं हैं दोस्तों।
ये दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगर जो आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, तो एक ही वीडियो में मैंने समाप्त कर दिया। आप भी नोट्स बना सकते हैं और उन्हें अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।